तो इस वीडियो में हम आपको मैकेनिक्स का ओवरव्यू देंगे, यानी कि एक बहुत हाई लेवल पे मैकेनिक्स का निचोड़ क्या है, मैकेनिक्स की समरी क्या है, मैकेनिक्स का सारांश क्या है, वो देने की कोशिश करेंगे। यानी कि वो मुद्दे का क्वेश्चन क्या है, वो सेंट्रल क्वेश्चन क्या है जिसको सॉल्व करने के लिए मैकेनिक्स में इतनी मारामारी चल रही है, वो देखने की कोशिश करेंगे और उसको सॉल्व करते कैसे करते हैं उसकी भी अप्रोच पे थोड़ी बात करेंगे। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जहां पे हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं, राइट। तो मैकेनिक्स के काफी डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। जिस फ्लेवर को हम पढ़ेंगे इस प्लेलिस्ट में वो फ्लेवर है क्लासिकल मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में आप उन ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हो, उन पार्टिकल्स की स्टडी करते हो जिनकी स्पीड जो है स्पीड ऑफ लाइट से काफी कम है और जिनका काफी ठीक ठाक साइज है, यानी कि साइज जिनका लीनियर साइज जिनका 10⁻⁻⁶ मीटर से बड़ा होगा। अगर आपको ऐसे पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट की स्टडी करनी है जो स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार से मूव कर रहे हैं तो वो रिलेटिविटी में पढ़ते हो आप। और अगर आपको सब एटॉमिक पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, उनकी स्टडी करनी है तो उसको आप क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हो। तो होपफुली फ्यूचर में रिलेटिविटी पे और क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ वीडियोस बनाएंगे, लेकिन इस प्लेलिस्ट में हम सिर्फ क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी मैकेनिक्स में जो मुद्दे का क्वेश्चन है या सेंट्रल क्वेश्चन है उसको देखने से पहले हम एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे जिसको बोलते हैं एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट क्या होता है? तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल मूव करता है तो उसका मोशन जनरली डिपेंड करता है कि भाई उसके आजू बाजू में, उसके आसपास में किस तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, किस तरह की चीजें हैं, राइट। तो जिस ऑब्जेक्ट के मोशन में आप इंटरेस्टेड हो उसके आजू बाजू में जो चीजें होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, किस तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसको हम एनवायरनमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास सिस्टम है जिसमें एक बॉल कोई जमीन पे गिर रहा है तो उस केस में मान सकते हो कि जो बॉल होगा वो पार्टिकल होगा और अर्थ, जमीन क्या होगी, एनवायरनमेंट होगा। एक और सिस्टम जिसमें फॉर एग्जाम्पल चांद जो है वो जमीन के इर्द गिर्द घूमे जा रहा है तो उस केस में आप मून को मान सकते हो कि मून पार्टिकल होगा और अर्थ क्या होगी, जमीन क्या होगा, एनवायरनमेंट होगा। एक और सिस्टम आपके पास हो सकता है जहां पे एक वुडन ब्लॉक स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है और मूव कर रहा है। तो इस केस में ये जो ब्लॉक जो है ये पार्टिकल हो सकता है और ये स्प्रिंग और ये जो रफ सरफेस ये आपका एनवायरनमेंट हो सकता है, राइट। एक और केस हो सकता है यहाँ पे जहां पे एक इलेक्ट्रॉन एक चार्ज स्फीयर इसकी तरफ मूव कर रहा है तो इस केस में इलेक्ट्रॉन आपका पार्टिकल हो सकता है, ये चार्ज स्फीयर आपका एनवायरनमेंट होगा, राइट। तो जनरली जिस ऑब्जेक्ट के मोशन में आप इंटरेस्टेड हो उसके आजू बाजू के पास पास वाले ऑब्जेक्ट को ही हम एनवायरनमेंट मानते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखिए कि मैकेनिक्स में वो सेंट्रल क्वेश्चन क्या है जिसको खोजने की हम कोशिश करते हैं, वो मुद्दे का क्वेश्चन क्या है, वो कौन सा क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करने के लिए इतनी मारामारी चल रही है। तो सेंट्रल क्वेश्चन जो हम खोजने की कोशिश करते हैं या फिर आपसे पूछा जाता है वो ये है कि अज्यूम करो एक पार्टिकल है जिसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स आपको पता है, डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप का पार्टिकल है। फॉर एग्जांपल आपको उसका मास पता है, या फिर अगर वो चार्ज्ड पार्टिकल है तो शायद उसका चार्ज पता है आपको, या फिर उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पता है, राइट। तो आपके पास एक पार्टिकल है जिसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स आपको पता है। अभी आपने क्या किया, उस पार्टिकल को लाके एक एनवायरनमेंट में रख दिया, एक ऐसे एनवायरनमेंट में जिसके बारे में आपको जानकारी है, जिसके बारे में आपको पता है और आपको इनिशियल वेलोसिटी भी पता है उस पार्टिकल की। फॉर एग्जाम्पल मैंने पत्थर ऐसा पकड़ा हुआ है जमीन से थोड़ा दूर, तो अज्यूम करते हैं कि पत्थर का आपको मास पता है। इस केस में आपको इनिशियल वेलोसिटी भी पता होगी क्योंकि पत्थर रेस्ट में है अभी, और इस केस में एनवायरनमेंट क्या है, अर्थ है। तो अज्यूम करो आपको ये इंफॉर्मेशन दी जाए तो मैकेनिक्स में जो सेंट्रल क्वेश्चन होता है, जिस क्वेश्चन की हम खोज करते हैं, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो ये है कि अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन दी गई है तो इस पार्टिकल का सब्सिक्वेंट मोशन क्या होगा, इसका मोशन बताओ इस पार्टिकल का। फॉर एग्जाम्पल इसकी वेलोसिटी क्या होगी 5 सेकंड के बाद, इसकी पोजीशन क्या होगी 10 सेकंड के बाद, इसको कितना टाइम लगेगा नेक्स्ट पोजीशन में पहुंचने में, एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल इस केस में अगर आपने ऐसे रिलीज किया इस पत्थर को तो 2 सेकंड के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा इसने, 6 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, कितना टाइम लगेगा इसको ग्राउंड को हिट करने में, एंड सो ऑन, राइट। तो अगर आप देखो तो आपको लगेगा यार ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, इतना हंगामा क्यों मचा के रखा हुआ है। तो अगर आप देखो तो सिंपल क्वेश्चन नहीं है ये। अगर आप सच में देखो तो क्या बोल रहे हैं हम लोग, बोल रहे हैं कि अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी कुछ इनिशियल कंडीशंस मेरे को पता है और मेरे को पता है कि किस एनवायरनमेंट में है, तो मैं प्रिडिक्ट कर सकूं
कि 15 साल के बाद या फिर 20 साल के बाद उसकी पोजीशन क्या होगी, वो कितनी तेजी से चल रहा होगा, उसकी स्पीड कितनी होगी, एंड सो ऑन। जो बहुत ही पावरफुल थॉट है, पावरफुल आइडिया है, इतना सिंपल नहीं है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि भाई मैकेनिक्स में सेंट्रल क्वेश्चन क्या होता है जिसको आप खोजने की कोशिश कर रहे हो या फिर आपसे पूछा जाता है जो, राइट। तो अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो मैकेनिक्स में या फिर कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, तो घुमा फिरा के मोटे मोटे तौर पे आप यही कुछ करने की कोशिश कर रहे होते हो। आप इजीली देख सकते हो नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई प्रॉब्लम को उठाएं। तो रोजमर्रा की जिंदगी में अगर आप देखो तो काफी डिफरेंट टाइप के मोशन आपको देखने को मिल सकते हैं, प्लस डिफरेंट टाइप के इन्वायरमेंट्स होते हैं, जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा था। तो अगर आपको सोचो तो यार अगर मेरे को हर एक टाइप के मोशन के लिए, हर एक टाइप के इन्वायरमेंट के लिए अगर ये क्वेश्चन आंसर करना हो तो काफी मुश्किल काम लग सकता है। लेकिन मजे की बात और थोड़ी हैरान करने वाली बात यह भी है कि न्यूटन अकेले नहीं, एक ही लाइफ टाइम में ऑलमोस्ट सारे इन्वायरमेंट्स के लिए यह प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी उसने। और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात है कि उसने ये पूरी की पूरी प्रॉब्लम खाली 4 लॉस को यूज करके ही सॉल्व की थी। 3 लॉस को लॉज ऑफ मोशन बोलते हैं, जिसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, और एक लॉ ग्रेविटेशन लॉ जिसके बारे में भी इस प्लेलिस्ट में पढ़ेंगे। तो सिर्फ 4 लॉस को यूज करके उसने मोशन की प्रॉब्लम को ऑलमोस्ट सॉल्व कर दिया था, अकेले नहीं, एक ही लाइफ टाइम में है। तो पिछली कुछ स्लाइड्स में हमने देखा कि भाई वो सेंट्रल क्वेश्चन क्या है जिसको हम आंसर करने की कोशिश करते हैं मैकेनिक्स में। तो अब देखेंगे कि उसका सोल्यूशन क्या है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व करने के लिए 2 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में क्या करते हो आप एक नया कॉन्सेप्ट बनाते हो, कॉन्सेप्ट निकालते हो, डिफाइन करते हो, उसको फोर्स बोलते हो आप, और उस फोर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ प्रॉपर्टीज बताते हो आप, राइट। और ये जो प्रॉपर्टीज हम बताएंगे ये लॉज ऑफ मोशन भी हैं, जिनके बारे में डिटेल में हम डिफरेंट वीडियोस में बात करेंगे, राइट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फोर्स की? पहली है जब कोई फोर्स नहीं लग रही हो। जब कोई फोर्स नहीं लग रही हो इसका मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी उसकी चेंज नहीं होगी, राइट। और ये बहुत बड़ी खोज थी, क्योंकि सदियों तक हम सोचते थे अगर कोई चीज मूव कर रही है तो कोई फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगी उसके लिए, कोई उसको मूव कर रहा होगा। अगर आपने फोर्स अप्लाई करना बंद कर दिया तो वो चीज रुक जाएगी खुद ब खुद, राइट। और जैसा गैलीलियो ने दिखाया हमको, और जैसा हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ में, ये सही नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके लिए फोर्स हमेशा रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो होती है, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन में, वो भी ऑब्जेक्ट्स का नेचुरल स्टेट है, प्राकृतिक स्टेट है, कुदरती स्टेट है, जैसे रेस्ट होता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि उस पर फोर्स एक्ट कर रही होगी, क्योंकि वो भी ऑब्जेक्ट का नेचुरल स्टेट है, राइट। और ये जैसे मैंने पहले बोला, ये बहुत बड़ी खोज थी, क्योंकि जब तक अपने को ये पता नहीं लगा था, हम लोग दर बदर घूमे जा रहे थे मोशन को अंडरस्टैंड करने में, लेकिन अपने को समझ में नहीं आ रहा था क्या चल रहा है, राइट। जब अपने को ये चीज पता लग गई, ये सब चीज समझ में आ गई, तब जैसे हमारे दरवाजे खुल गए हों मोशन को समझने के लिए, और उसके बाद हमने बहुत अच्छी तरह से प्रोग्रेस किया मोशन को समझने में, और 50-60 साल के अंदर ही हमने मोशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो अब हमने फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक के मुताबिक अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी से चल रहा है तो उसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि उस पर फोर्स एक्ट कर रही होगी। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो क्या साइन है, वो क्या निशानी है जिसको देख के आप बता सकते हैं कि कोई फोर्स एक्ट कर रहा होगा किसी ऑब्जेक्ट पे। जैसे आप धुआं देखते हो तो आप बिंदास बोल सकते हो कि कहीं पे आग लगी होगी, वो क्या निशानी है, वो क्या साइन है जिसको आप देख के बोल सकते हो कि कहीं पे फोर्स लग रही होगी, राइट। और वही है हमारा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फोर्स का, कि जब फोर्स नॉन जीरो होता है तो क्या होता है। तो जब फोर्स नॉन जीरो होता है तो क्या करता है, वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज करता है, राइट। उतना ही नहीं, आप ये भी पता कर सकते हैं कि कितनी वेलोसिटी में चेंज आएगा, ये एक्सप्रेशन यूज करके, F इज इक्वल टू ma। यहां पे F क्या है, फोर्स है, m है मास, a क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कुछ नहीं है बट चेंज इन वेलोसिटी का डरावना नाम है। तो अगर आपको पता है कि मास कितना है किसी ऑब्जेक्ट का और फोर्स कितनी एक्ट कर रही है उस पर, तो आप पता कर सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा। अदर वे अराउंड, अगर आपको पता है कि कितनी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है किसी गिवन मास के लिए, आप पता कर सकते हैं कि कितनी फोर्स चाहिए रहेगी उसके लिए। और ये आपका सेकंड लॉ भी है जिसको डिटेल में पढ़ेंगे डिफरेंट वीडियो में। तो चेंज इन वेलोसिटी कॉन्सिक्वेंस है फोर्स का, वेलोसिटी नहीं।
ठीक है, तो जब भी आप चेंज इन वेलोसिटी देखते हो तो आप बिंदास बोल सकते हो कि भाई उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही होगी। ठीक है, तो अभी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स, जो हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी है, वहां पे हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि फोर्सेस पैदा कैसे होती हैं, फोर्सेस प्रोड्यूस कैसे होती हैं। तो फोर्सेस प्रोड्यूस होती हैं इंटरैक्शन के कारण। जब ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, फोर्सेस वहां से पैदा होती हैं। तो अगर आप देखो तो ये जो आइडिया है, इसका मतलब काफी हैरान करने वाला है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको आपने बिल्कुल आइसोलेट कर दिया, बिल्कुल अलग कर दिया है, तो उस पे कभी भी कोई भी फोर्स नहीं लग पाएगी और वो भी कभी भी किसी पे फोर्स अप्लाई नहीं कर पाएगा, जो काफी अजीब है अगर आप सच में सोचो तो फोर्सेस इंटरेक्शन के कारण प्रोड्यूस होती है। एक इंपॉर्टेंट बात याद में रखने वाली कि भाई इंटरेक्शन के लिए दो ऑब्जेक्ट्स को टच करना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल अर्थ और मून में दोनों में इंटरेक्शन हो रहा है, दोनों में फोर्स है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ टच नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये जो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी है फोर्सेस की, इनको लॉज ऑफ मोशन भी बोलते हैं, और इन लॉज ऑफ मोशन को सर आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर किया था। ठीक है, तो पहले स्टेप में हमने एक नया कॉन्सेप्ट डिफाइन किया फोर्स, और फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज देखी। उनमें से एक प्रॉपर्टी थी जो बोलती थी कि भाई फोर्सेस पैदा होती है इंटरेक्शन के कारण, लेकिन हमको अभी भी ये पता नहीं है कि कितनी ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस होगी, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा किसी एक इंटरेक्शन के लिए। और वहीं पे हमारा दूसरा स्टेप काम में आता है। तो दूसरे स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी के बेस पे, फॉर एग्जांपल मास कितना है या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज या कोई और प्रॉपर्टी, उसके बेस पे प्लस किस इन्वायरमेंट में वो है, उसके बेस पे, इन दोनों चीजों के बेस पे हम लोग देखते हैं कि भाई कितनी फोर्स प्रोड्यूस हो रही होगी, कितना मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा किसी एक पर्टिकुलर इंटरेक्शन में, और वो हमारे फोर्स लॉ बनते हैं। राइट, अगर आप देखो तो हर एक अगर पार्टिकल का अपना एक यूनिक इंटरेक्शन होता, अपनी ही तरह का इंटरेक्शन होता, तो बहुत मुश्किल होता फोर्स लॉज को बनाना, क्योंकि बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं, बिलियन तरीके हैं इंटरेक्ट करने के। राइट, तो बहुत मुश्किल होता। लेकिन नेचर बहुत दयालु है हम पे, बहुत मेहरबान है हम पे, तो सिर्फ 4 टाइप के इंटरेक्शंस पॉसिबल हैं, और इसलिए सिर्फ 4 टाइप के फोर्सेस ही होंगे। और हमने एक डिफरेंट वीडियो में थोड़ा डिटेल में बात किया ये 4 टाइप की इंटरेक्शंस कौन सी होती हैं और 4 टाइप की फोर्सेस कौन सी होती हैं। ठीक है, तो इससे हमारा काम काफी आसान हो जाता है। तो हमारे पास सिर्फ 4 टाइप की फोर्सेस हैं, तो इसलिए फोर्स लॉ निकालना बड़ा आसान हो जाता है। राइट, तो हमारे पास लॉज ऑफ मोशन है प्लस हमारे पास फोर्स लॉ आ गए, तो इन दोनों को जब इकट्ठा करते हैं तो क्या बन जाते हैं, वो लॉ ऑफ मैकेनिक्स बन जाते हैं, और वही हम स्टडी करते हैं मैकेनिक्स में। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास अभी सारी इंफॉर्मेशन है जिसको हम यूज करके जो इनिशियली स्टार्टिंग में हमने जो क्वेश्चन पूछा था उसको आंसर कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या चीजें पता थी स्टार्टिंग में, अपने को मास पता था, अपने को एनवायरमेंट पता था, अपने को इनिशियल वेलोसिटी पता थी, और हमसे पूछा गया था कि भाई मोशन को प्रेडिक्ट करो, ये अननोन था। ठीक है, तो अगर आपको मास पता है और एनवायरमेंट पता है तो यहां से आप पता कर सकते हैं कि कितनी फोर्स लग रही होगी, मैग्नीट्यूड क्या होगा फोर्स का। अगर आपके पास मैग्नीट्यूड पता है तो लॉज ऑफ मोशन से आप पता कर सकते हैं कि वेलोसिटी में चेंज कितना आएगा, क्योंकि फोर्स वेलोसिटी को चेंज करती है। राइट, अगर आपके पास एक पर चेंज इन वेलोसिटी आ गया, उसको आप ऐड करो इनिशियल वेलोसिटी में, आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक है, आपके पास फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, आप एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं, उसको टाइम से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको पता लग जाएगा कि ऑब्जेक्ट ने कितना मूव किया, उसकी नेक्स्ट पोजीशन क्या होगी। और इस दो इन्फॉर्मेशन से आप काफी सारी और इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हैं, जैसे कितना टाइम लगेगा उसको नेक्स्ट पोजीशन में पहुंचने के लिए, एंड सो ऑन। और ऐसा ही करते हैं आप मैकेनिक्स में। राइट, तो होपफुली थोड़ा आपको आइडिया लगेगा इससे कि भाई मैकेनिक्स में ये मारामारी किसके लिए चल रही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।